गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, जिसका आज हम 8th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। ठीक है, चलते भाई। देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और भाई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आज के भी, तो चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते जाना। अब जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी भाई, एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इनके हाई लेवल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बहुत टफ लेवल जो होता है वो मैं कराना भी शुरू करूंगा। तो जैसे सुपर 30 जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल लेवल के, वो सारे शुरू कर दूंगा। तो फटाफट यही है कि हमारा मेन चीज़ है कि ये जो बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाएं, चीज़ें हम समझ जाएं क्या क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और फिर पेपर सेट भी शुरू करेंगे। और साथ में हर टॉपिक के मुश्किल लेवल के क्वेश्चन, जो हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, वो वाले टफ लेवल जिसे कहते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम शुरू कर देंगे। उस तरीके से हमारी क्लासेस फिर शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है फटाफट। हाँ, चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए और सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, भाई चीनी है, चीनी का रेट 20% बढ़ा दिया जाए, तो जिसके कारण एक फैमिली 12 किलो कम शुगर खरीद पाती है। कितने रुपए में भाई? 300 रुपए में। इसका मीनिंग पहले भी वो 300 रुपए की चीनी खरीदती थी, परिवार जो है वो 300 रुपए की चीनी खरीदता था और आज भी 300 की खरीदा है। लेकिन आज जो है रेट बढ़ने के कारण, प्राइस बढ़ने के कारण अब वो 12 किलो कम खरीद पाता है। तो आपको देखो चार चीजें फाइंड करनी है कि ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है, दूसरी करंट कंजप्शन कितनी है, ओरिजिनल प्राइस कितना है और करंट प्राइस कितना है, ये आपको बताना है। ये सारी चीजें आपको बतानी है। फटाफट देखते जाइए क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो तरीके इसके बहुत सारे हैं, तो लेकिन मैं एक ही उससे कई सारी चीजें हम जो हमने सीखा है वही उसका लॉजिक का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। अब देखो छोटी सी बात समझना कि प्राइस कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 20% प्राइस बढ़ गया। तो यदि मैं कहता हूं पहले प्राइस 100 था तो 100 से कितना हो गया? 120। बात तो आप ध्यान से समझ चुके होंगे। प्राइस यदि 100 था, अब 100 से कितना हो गया? 120। अब वो क्या कहता है कि भाई अब 12 किलो कम खरीद पा रहा है 300 रुपए में। इसका मीनिंग पहले भी 300 का खर्चा था तो अब भी 300 का, यही तो कहने का मीनिंग है। तो यदि हमारा खर्चा भी ओरिजिनल वाला ही रहे, जो पहले था वही हम खर्च करें, तो अब कितने किलो हम कम खरीद पाते हैं? देखो यदि पहले 100 का हम खरीदते थे, 100 की जगह प्राइस हो गया 120, तो लेकिन हमें खरीदनी है वापस 100 की, खर्चा नहीं बदलना है, एक्सपेंडिचर उतना ही रखें। तो अब देखो हमारे पास कितने रुपए कम है? 20 रुपए कम। देखो लास्ट क्लास में, पिछली वाली क्लास में भी तो ऐसी चीजें हमने सिखाई थी ना, तो सीखी थी ये सारी चीजें। तो 20 रुपए कम है तो 20 अपॉन में कितना आ जाएगा? 120। तो यहां से हम लिंक निकालेंगे तो कितना आ गया भी? 1/6। अब ये 1/6 क्या बता रहा है? 1/6 ये बता रहा है कि यहां पर ओरिजिनल, यदि ओरिजिनल कंजप्शन उसकी 6 है तो डिक्रीज कंजप्शन जो है वो कितनी है? 1 किलो है। लेकिन यहां तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां 1 किलो कम खा पा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने किलो है भाई? 12। तो सिंपल से आप कहेंगे भाई 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 12 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 12 किलो के। 1 यूनिट किसके बराबर है? 12 किलो के। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन थी ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन। अब ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है? ओरिजिनल कंजप्शन कैसे निकालेंगे भाई? जब 1 यूनिट 12 के बराबर है तो ओरिजिनल कंजप्शन यहाँ कितनी थी? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी? 12 गुना 6, तो इसका मीनिंग 72 किलो, 72 kg। हाँ या ना? कितने किलो भी? 72 kg। ये बातें समझ में आती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? करंट कंजप्शन क्या है? करंट कंजप्शन क्या है वो जरा देखते हैं। करंट में क्या है भाई? अब वो पहले से 12 किलो कम खा पा रहा है, तो पहले कितनी थी? 72 किलो, तो 12 किलो कम, तो इसका मीनिंग 60 किलो। सिंपल सी बात है कि 60 किलो। अब जो करंट में जो कंजप्शन है वो 60 kg की करंट में कंजप्शन है। पक्का भाई? 60 kg की करंट में कंजप्शन है। पक्का? चलिए अगला तीसरा क्या है? तीसरा हमारा ये है कि बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस। अब एक बात बताइए, उस प्राइस से क्या मीनिंग समझते हो? प्राइस का मीनिंग होता है पर केजी का रेट। प्राइस का मीनिंग क्या होता है? पर केजी का रेट। अब जरा समझिए,
वो कितने रुपए की खरीदते थे, कितने रुपए की खरीदते थे भाई, 300 रुपए में खरीदते थे। और कितने किलो खरीदते थे, 72 केजी खरीदा करते थे। कितने किलो खरीदते थे भाई, 72 केजी खरीदते थे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्राइस कितना हुआ, 300 अपॉन में कितना भाई, 72। हाँ या ना भाई, 300 रुपए खरीदते, 300 रुपए की खरीदते थे, लेकिन कितने किलो, 72 किलो। तो 1 किलो का रेट कितना हुआ, 300/72, या इसको किससे डिवाइड कर दो भाई, 3 से, तो 100 बटे कितना आ गया भाई, 24 आ गया। और चाहो तो इसको और सॉल्व कर दो, ठीक है ना, 24 का 96, ठीक है, बचा कितना भाई, 4, और 4/100 का मीनिंग क्या है, 1/25, 4/24, 4/24 इट मीन्स 1/6, हाँ 1/6। तो 1/6 रुपीज पर केजी का उसका रेट आ गया। ये कौन सा रेट आ गया, हमारा ओरिजिनल प्राइस आ गया। अब यदि हम देखें चौथा इसका पार्ट क्या है, करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है। अब करंट प्राइस यदि हमें निकालना है, अब 300 रुपए में कितने किलो खरीद पाता है, 600 किलो, सॉरी 60 किलो। तो 300 रुपए में 60 किलो, तो 1 किलो का रेट कितना होगा, 300/60, तो 6×5 = 30, तो 5 रुपए किलो। तो क्या रेट आ गया भाई, 5 रुपए किलो का रेट आ गया। अब ये बताओ, ये बात तो मैं समझ में आती होगी भाई, इतनी बातें तो मैं मानता हूं आपको क्लियर होगी, ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, समझ में आता है, हाँ क्लियर है, इतनी चीजें, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। चलिए देखिए भाई, ये बात मैं मानता हूं, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही, उससे और भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और भाई एक और मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम शुरू करना है, तो वो क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है उसको फिर से समझिए। उसने कहा इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, शुगर का प्राइस कितना परसेंट, 20% कम हो गया। तो इसका मीनिंग प्राइस हो गया 100 से कितना भाई, 80, 20% कम हो गया। अब प्राइस कितना हो गया भाई, 100 से 80। तो इसने कहा एक फैमिली है, वो फैमिली 20 किलो कम खरीद पाती है, 20 किलो ज्यादा खरीद पाती है, कितने रुपए में, 400 रुपए में। अब वो 20 किलो ज्यादा खरीद पाती है। भाई प्राइस कम हो गया, तो इसका मीनिंग अब चीज उतने ही रुपए में ज्यादा आएगी। तो अब देखो 1 किलो पहले 100 का था, अब 80 का ही आने लगा, तो इसका मीनिंग उसके पास 20 रुपए एक्स्ट्रा है। तो 20 अपॉन में कितना हो गया, 80, 20/80 का मीनिंग कितना हो गया भाई, 1/4, 1/4। अब 1/4 क्या बता रहा है कि यदि वो पहले 4 किलो खरीदता था, ओरिजिनल कंजप्शन उसकी 4 थी, तो अब 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, तो इंक्रीज कंजप्शन कितनी है भाई, 1 है। ये इंक्रीज कंजप्शन कितनी है, 1 है। अब वहां क्वेश्चन में कितना किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, 20 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, और यहां कितनी है, 1। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 20 किलो के। अरे भाई 1 यूनिट 20 किलो के बराबर है, तो ओरिजिनल कितना था उसका, 4, तो 4 यूनिट कितने की बराबर होगी, 80 के। तो ओरिजिनल कंजप्शन उसकी कितनी थी, वो ओरिजिनल कंजप्शन होगी, 1 यूनिट है 20 के, तो 4 यूनिट 80 किलो के। एक आंसर आ गया भाई। दूसरा, करंट कंजप्शन यदि हम देखना है, हमें क्या देखना है भाई, करंट कंजप्शन देखनी है, तो वो कितनी होगी। करंट कंजप्शन कैसे निकालें भाई, अब वो पहले से 20 किलो ज्यादा खा पा रहा है, तो ओरिजिनल कंजप्शन 80 थी, तो 20 किलो ज्यादा, तो अब वो 100 किलो खा पा रहा है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ओरिजिनल प्राइस यदि हम देखें, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा,
ओरिजिनल प्राइस यदि हमें देखना है तो पहले एक बात बताओ, अब पहले कितने रुपए के लाता था भाई? 80 किलो लाता था, कितने में? 400 रुपए में। तो 400 रुपए में 80 किलो है तो 1 किलो का रेट कितना होगा? 400 बटे 80। 400 बटे कितना? 80। तो 8 पंजे 40, तो 5 रुपए किलो का रेट आ गया। 5 रुपए किलो का रेट आ गया। पर केजी का रेट कितना है अभी? 5 रुपए किलो। अब यदि हम देखें करंट में प्राइस देखें तो करंट में प्राइस कितना हो जाएगा? करंट में कितना होगा भी? अब 400 रुपए में ला रहा है वो कितना? 100 किलो। 400 रुपए में कितना किलो? 100 किलो। तो कितना भी? 4 रुपए किलो का रेट आ गया। 4 रुपए किलो का रेट आ गया। क्या ये सारी चीजें समझ में आती हैं? पक्का डाउट तो नहीं है? बहुत बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, पक्का भी ये चीजें समझ में आती है ना? हाँ, तो मैंने सारी चीजें यहां पर फाइंड कर दी हैं। पहली चीज क्या है? ओरिजिनल कंजप्शन है हमारी 80 किलो, करंट कंजप्शन है 100 किलो, ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपए किलो और करंट प्राइस है कितना? 4 रुपए किलो। क्लियर? चलिए फटाफट अब आप देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भैया आप कमेंट के थ्रू मुझे बता दीजिए फटाफट कि भी आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं, एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, इन his expenditure is also increased by 15%, then find the percentage change in the saving। सेविंग में कितने परसेंट का चेंज होगा? इसका जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ इसका जवाब दीजिए। हाँ फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। हाँ देखिए कुछ नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं पहले उसको समझ लो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। देखो इस बारे में पहली लाइन देखो, उसने क्या बोला? पहली लाइन में बोला कि एक आदमी 60% खर्च कर रहा है। 60% खर्च करने का मीनिंग क्या है? 60% क्या बता रहा है? 60% का मीनिंग अब तक आप ये सारी चीजें रट चुके होंगे, 3/5 है। अभी 3/5 हमें क्या बताता है? 3/5 एक छोटी सी बात बताता है कि यदि इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ठीक है, यदि वो 5 रुपए कमाता है, ध्यान सुनो, यदि वो 5 रुपए कमाता है तो 3 रुपए वो खर्च कर देता है, तो उसने बचाया कितना? 2 रुपए उसने बचाए। भाई यदि उसने 5 रुपए कमाता है तो 3 रुपए खर्च करता है, तो 2 रुपए क्या करता है? भी बचाता है। 5 रुपए कमाया, 3 रुपए खर्च किए, 2 रुपए बचाए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आसान और कैलकुलेशन आसान करने के लिए 500, 300, 200 ये रेशो तो है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि यदि वो उसकी इनकम कितना परसेंट बढ़ा दी जाए? 15% बढ़ा दी जाए। तो 500 का 15% कितना होता है भाई? 500 का 15% होता है भाई 75 रुपए। 75 रुपए बढ़ गया तो 575 इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर यदि, हाँ यदि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट? वो भी 15% है, तो ये 15%, तो 300 का 15% होता है भाई 45। 300 का 15% कितना होता है? 45। तो 45 बढ़ गया तो 345। अब यदि मैं सेविंग देखता हूं तो उसकी सेविंग कितनी हो जाती है? तो 575 कमाता था, 345 खर्च कर दिए, तो 230 उसने बचाए। अब एक बात बताओ भाई, पहले बचाता था 200 रुपए, अब बचा रहा है 230, कितने बढ़ गए हैं? 30 रुपए बढ़ गए। तो 30 किससे बढ़े? 200 से। तो 30 जो है वो 200 का कितना परसेंट है? 30 200 का कितना परसेंट है? तो ये कैंसिल आउट इससे, ये कितनी बार? 15। तो आंसर कितना है भाई? 15% है। कितना परसेंट है भाई? 15% है। पक्का डाउट तो नहीं है? लेकिन भाई इसको ऐसे मत करना, चीजें एक छोटी सी बात याद रखो। हाँ देखो एक छोटी सी बात आप याद रखिए, एक छोटा सा काम क्या करना है, बस आपको ये करना है, कभी भी इनकम को जितना परसेंट बढ़ाए, यदि उतना ही परसेंट एक्सपेंडिचर या सेविंग हो, बढ़े, तो जो एक रिमेनिंग जो चीज बचेगी वो भी उतना ही परसेंट बढ़ जाएगी। देखो क्या कहेगा, या तो इनकम और एक्सपेंडिचर को, या एक्सपेंडिचर और सेविंग को, या सेविंग और
इनकम को, यही तो होगा ना, 2 को ही तो देगा और तीसरे का पूछेगा। तो यदि उनकी परसेंटेज बराबर है, इनकम भी 15% बढ़ाई थी, एक्सपेंडिचर भी 15%, तो डायरेक्ट आप आंसर कर दो सेविंग भी 15%, कुछ नहीं करना। यदि बराबर बराबर है, अलग अलग होगा तो तब सॉल्व करो, और यदि अलग अलग नहीं है, सेम है, तो बस आप इसका यूज करो कि वो क्या होना चाहिए। यदि वो सेम है तो बस आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है, कुछ नहीं करना है। बात को समझिए। हाँ, क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? हाँ, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है? यदि इनकम भी 15% तो एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ाया तो सिंपल सी बात है, आंसर कर दो, सेविंग भी 15%, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है ना? चलो अगला देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझो। अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 7 एक मिनट पहले भी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर वापस 4 पे आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 से वापस 4 पर आएंगे। 7 और 8 हो जाने दो, फिर वापस 4 पर आते हैं। देखिए भाई, हाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 और 8 हो जाएंगे, वापस फिर 4 पे आएंगे। देखिए जरा, इसने कहा ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, एंड इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, उसका एक्सपेंडिचर 15% बढ़ा दिया जाए, तो हिज इनकम विल देन बी इंक्रीज बाय, तो उसकी हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय, तो उसकी सेविंग कितना % बढ़ जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, कुछ नया नहीं करना, आप पहले ये देखो उसने क्या कहा कि पहले वो कितना खर्च करता था। आप कहेंगे सर 75%। अब पूछता हूं भाई 75% का फ्रैक्शन, आप कहेंगे सर 3/4। अब ये 3/4 बताता क्या है? 3/4 ये बताता है यदि 4 रुपए उसकी इनकम है तो 3 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे चले जाओ भाई। देखो, इनकम यदि 4 रुपए है तो एक्सपेंडिचर 3 का, तो सेविंग 1 की, यही तो कहोगे। या इसको और आसान बना लो, ये 400 तो ये 300, ये 100 का हो गया। हाँ ये ना। अब आगे की कहानी अब शुरू करो। उसने क्या कहा, यदि उसकी इनकम 200% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, तो इनकम यदि 20% बढ़ गई, 20% का मीनिंग हो गया, इसका 20% कितना होता है, 10% 40, तो 20% 80, 80 बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगा भाई, 480। कितना हुआ, 480। और यदि इसका खर्च है 15% बढ़ जाए, इसका 15% कितना होता है भाई, 10% हो गया 30, तो 15% हो जाएगा इसका 45, तो 45 रुपए ये बढ़ गए, तो 345 हो गया नहीं, 345। अब आप यहां से देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 कितना भी 35, 135 आ गया, ये तो आएगा 135। हाँ, तो देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी सेविंग यदि पहले 100 रुपए थी, अब 135 हो गई, कितना बढ़ गई है, 35 रुपए बढ़ गई। लेकिन 35 रुपए किससे बढ़ी भाई, पहले 100 रुपए बचाता था, अब 135 बचा रहा है, 135 बचा रहा है, लेकिन किससे बढ़ी है, 35 रुपए, 100 से। तो 35 जो है वो 100 का कितना % है, 35, 100 का 35 ही % होता है, तो आंसर 35%। हाँ भाई, ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं? तो राइट आंसर इज 35% इज द आंसर। तो आंसर कितना है भाई, 35% इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है, पक्का, डाउट तो नहीं है। इतना सारा बस मुझे इसलिए करना पड़ता है भाई कि जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये चीजें इतना लिखने की नहीं होती। आप यहाँ समझ पाएंगे 400, 300, 100, आप आधा काम तो वर्बली हो जाएगा, ये वाला काम वर्बली है, इतना सारा काम तो ये वर्बली है, तो पेन लगाने की जरूरत भी नहीं होती है इसको। तो इसलिए लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बात खत्म है, बस फिर तो चीजें आसानी है। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 लगा दिया। चलिए, हाँ भाई, अब देखिए भाई,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और यदि उसकी इनकम को 20% बढ़ाया जाए और उसकी एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाया जाए तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग, उसकी सेविंग में कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, उसकी सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो बस आपको क्या करना है भाई, 75% का मीनिंग क्या है, फिर ध्यान दो। 75% का मीनिंग कहेंगे भाई 3/4, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यदि इनकम 4 है भाई 3/4 क्या बता रहे, 3/4 ही तो खर्च कर रहे हैं। यदि वो 4 रुपए उसकी इनकम है तो 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 1 रुपए की क्या है उसकी सेविंग है, 1 रुपए की क्या है सेविंग है। तो यदि यहाँ 400 है तो यहाँ 300 है, यहाँ कितना भाई 100, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर उसने कहा 20% इंक्रीज किया तो ये कितना हो गया भाई 480 हो गई, 20% बढ़ गई। और उसने कहा उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है, इसका 10% कितना होता है 30 बढ़ गया तो 330 उसका ये हो गया भाई खर्चा हो गया। अब बताओ भाई सेविंग कितनी होगी, 480 में से 330 माइनस करोगे तो 150 बचेगा या नहीं, 150 बचा। अब 150 का मीनिंग क्या है कि 100 से 150 हो गया तो कितने रुपए बढ़ गए भाई, 50 रुपए बढ़ गए। 50 रुपए ज्यादा है, 50 रुपए बढ़ गई है उसकी सेविंग, लेकिन 50 किससे बढ़ी, 100 से। तो जो 50 है वो 100 का कितना परसेंट है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 50 से 50%। कितना परसेंट भाई, 50%। क्या ये बातें बताओ भाई, हाँ पक्का, डाउट तो नहीं, हाँ भाई। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला देखो भाई अगला क्या कहता है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर वापस आ जाइए। अब वापस देखते हैं भाई, जो हमने बीच में क्वेश्चन छोड़ा था वो इसी से लिंक था, इसीलिए मैंने उसको वहां पर छोड़ दिया था कि आपको ये कंसेप्ट साथ में समझ में आ जाए। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए भाई, क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, क्या कहना चाहता है। उसने क्या कहा, एक आदमी 5700 रुपए खर्च करता है यदि उसकी इनकम कितनी है 8550 रुपए, 8550 रुपए उसकी इनकम है, लेकिन उसने कितना 5700 वो खर्च करता है। इफ हिज इनकम इज एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 19 and 13%, भाई उसकी इनकम 19% और एक्सपेंडिचर 13% बढ़ा दिया जाए तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग, सेविंग कितना परसेंट बढ़ जाएगी, ये बताइए भाई, फटाफट जवाब दो भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई 31%, और कोई भी, अमन ने कहा, पूजा ने कहा 31%, और कोई भाई फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, इसका जवाब दीजिए। अब देखो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं भाई, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं जब तक आप समझोगे तो क्वेश्चन को सही से नहीं कर पाओगे। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग, सेविंग में कितने परसेंट का चेंज होगा, या आप कह सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, जो भी है आपको परसेंटेज में जवाब देना है। तो परसेंटेज में देना है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की तो जरूरत है ही नहीं। अब एक बात बताओ, अभी से इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए, क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता थी उनकी कि कितनी इनकम है, कितनी सेविंग है, नहीं पता थी। केवल क्या पता था, उसका रेशो। तो वही चीज अब यहां पर भी यूज करो। यहां पर क्या यूज करो भाई, रेशो का यूज करो। यदि आप रेशो का यूज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। अब रेशो देखो, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो देख लो भाई, क्या है। एक्सपेंडिचर कितना भी, एक्सपेंडिचर है 5700 रुपए और इनकम कितनी है 8550 रुपए, 8550 रुपए। ये बात समझ में आती है। इससे जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 285 का डबल कितना होता है भाई 570, और ट्रिपल कितना होता है 855। तो यहां से क्या रेशो आया, 2 और 3 का रेशो आ गया। क्या रेशो आ गया, 2 और 3 का। तो इस रेशो को समझ लीजिए। और हमें पहले भी तो रेशो ही पता था, इनकम आपको पता है, एक्सपेंडिचर आपको पता है, तो सेविंग हम निकाल ही लेंगे। यदि इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 है तो सेविंग 1 है। तो इजी वे में हम करने के लिए 300, 200 और 100 हमने कर लिया। बात तो एक ही है। अब उसने क्या कहा था, उसने हमसे ये कहा कि भाई 19% उसकी क्या बढ़ाई भी, 19% उसकी क्या बढ़ा दी भी, इनकम बढ़ाई। 19% इनकम बढ़ाई तो 19 कितना होता है भाई 57। तो कितना है, तो यहां से 57 रुपीज बढ़ गए, 57। तो इसका मीनिंग 357 हमारी क्या हो गई इनकम।
ठीक है, अब रही बात एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया अभी? 13%। तो 13 दूनी 26, तो 26 रुपए यहां पर बढ़ गई, तो 226 रुपए। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाता है अभी? 131 रुपए। 131 रुपए। तो आपको समझ में आती है भी, इस पहले सेविंग थी 100 रुपए, अब हो गई 131 रुपए। कितना बढ़ गई? 31 रुपए बढ़ गई। लेकिन ये 31 रुपए किसके ऊपर बढ़ी? 100 के ऊपर बढ़ी। 31 रुपए ये किसके ऊपर बढ़ी? 100 के ऊपर। तो 31 जो है, 31 जो है वो 100 का कितना परसेंट है? तो 100 का कितना परसेंट है? 31%। तो आंसर आ गया भी 31%। ठीक है ना? तो कितना परसेंट? तो उसकी जो इनकम है वो कितना परसेंट बढ़ गई? 31%। हाँ, क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? चलिए अब आइए भी क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको जरा समझिए। इसमें इंक डाल, इंक। चलिए भाई आगे देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहा? उसने कहा ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग। भाई एग के प्राइस में 50% की वृद्धि की जाती है। तो उसने क्या कहा? 4 एग्स लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। तो तब हमें 4 एग कम मिलते हैं कितने रुपए की खरीद पर? 24 रुपए की खरीद पर। तो परसेंटेज रेट ऑफ एग पर दर्जन, तो एक दर्जन की कीमत कितनी है ये आपको बताना है। देखो बेटा इसके 2-3 तरीके हैं। तो एक तो जैसे हमने पहले किया था ना, बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है। देखो एक बात सोचो, ध्यान से सुनना। 24 रुपए की खरीद पर 4 हमें क्या मिलते हैं? भी 4 कम मिलते हैं। यही तो कहना चाह रहा है, 24 रुपए की खरीद पर हमें अब क्या मिलते हैं? भी 4 कम मिलते हैं। पक्का? हाँ। अब एक बात सोचो भाई, ध्यान सुनना। यदि आप ये देखें कि प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया? 50%। यदि 100 था, 100 से कितना हो गया भाई? 150। 100 से कितना हो गया? 150। यही तो कहना चाहते हैं। लेकिन खरीदने यदि हमें 100 के ही हैं तो हमारे पास 50 रुपए कम है। हाँ, खर्चा हम उतना ही करते हैं तो 50 रुपए कम है। तो 50 बाई कितना? 150। इट मीन्स 1/3। 1/3 क्या बताता है कि यदि जितने रुपए में पहले हम 3 खरीदते थे तो अब 1 कम खरीद पा रहे हैं। तो यहां पर तो 1 कम है, लेकिन वहां पर कितने भी 4 कम है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट है भाई 4 एग के। तो 3 यूनिट कितने के बराबर है? 3 चौक 12 एग के। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 12 एग हम खरीदते थे। ओरिजिनल जो कंजप्शन थी एक तरीके से 12 एग की थी, ठीक है। और वो 12 एग हम कितने में खरीदते थे? 24 रुपए में खरीदते थे। तो पहले हम 12 एग खरीदते थे कितने में भी? 24 रुपए में। हाँ या ना? अब आपने पूछा भी तो उसी के हिसाब से ये हमारा जो आ गया 12 एग का जो प्राइस आ गया वो कितना आ गया? 24। लेकिन प्राइस कितना बढ़ गया? 50% ज्यादा। तो 12 का 24 का 50% कितना होता है? 12 रुपए बढ़ गया। तो अब कितने में आ गया भाई? 36 रुपए में आंसर। क्योंकि उसने 1 दर्जन का ही पूछा था और 1 दर्जन में कितने? 12। तो 12 एग के हिसाब से ही हमें फाइंड करना था। तो राइट आंसर इज, हाँ भाई राइट आंसर इज 36 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा तरीका था, कुछ नहीं करना आपको, बस यहीं से देखना है। देखो 100 रुपए मान लिया, 100 से 150 हुआ, 50% बढ़ गया। तो लेकिन हमें यदि खर्चा 100 का ही करना है तो 50 रुपए कम होंगे। तो 50 रुपए की कमी है हमारे पास। तो 50/150, या आप कह सकते हैं
1 बाई कितना 3, 1 बाई 3 क्या बता रहा है, ये मैं बहुत देर से आपको समझाया, लास्ट क्लास में भी ये चीजें मैंने समझाई थी। ये हमारी ओरिजिनल कंजप्शन है, ये हमारी डिक्रीज कंजप्शन है। अब खरीद हम 24 के पहले भी रहे थे, अब 24 के अब भी खरीद रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब हम कितने खरीद पाते हैं, 4 कम खरीद पा रहे हैं, यही है ना। यहां के हिसाब से देखें तो 1 कम खरीद पा रहे हैं, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 के, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 12 के। तो सिंपल सी बात है कि पहले जो 12 एग है वो कितने के खरीदते थे हम, 24 रुपए में खरीदते थे। अब उसने कहा कि प्राइस 50% बढ़ गया, तो 24 का 50% 12, 12 बढ़ गया तो 36 हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक और तरीका कर सकते हो, क्या कि भाई आप ये भी कर सकते हो कि भाई जैसे पहले आप 12 खरीदते थे, भाई पहले ओरिजिनल कंजप्शन हमारी 12 थी, लेकिन अब 4 कम खरीद रहे हैं, तो इसका मीनिंग 8 एग खरीदते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 एग खरीद रहे हैं, 8 एग खरीद रहे हैं, लेकिन कितने रुपए में, 24 रुपए में। तो एक कितने का आएगा भाई, 24/8, इसका मीनिंग 3 रुपए का। ऐसा भी तो आप कर सकते हो, 3 रुपए का एक है और एक 3 रुपए का है, तो 12 कितने के होंगे, 12 3 36, तो आंसर वहां से भी आ सकता है। तो आपके पास कई रास्ते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए इतनी बातें समझ में आती हैं, समझ में आया ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशो 5:3। राम का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो क्या है, 5:3 है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर by 15%, then how much percent does his saving increase? तो उसकी सेविंग कितना परसेंट बढ़ जाएगी। अब एक बात बताओ भाई, सुनो भाई ध्यान से, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब ये क्या बता रहा है, सुनो, इसने कहा भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो है 5 और 3 का, क्लियर है। और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों को मिलाकर ही क्या होती है हमारी इनकम। एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर ही हमारी क्या होती है इनकम। तो इनकम कितने की होगी, 8 की। तो ये इसका मीनिंग ये 800, 500 और 300, आप ये कह दो भाई, इतना तो आप कह ही सकते हो, ठीक है। रेशो तो वही चल रहा है। अब उसने कहा यदि उसकी इनकम कितना बढ़ा दी जाए, इसकी इनकम जो है 12% बढ़ा दी, तो 12 8 96, तो 896 हो गई, क्लियर है। अब उसने कहा एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा दिया भाई, एक्सपेंडिचर 15%, तो 15% कितना हो गया इसका, 75, 575। अब यहां से देख लो भाई, यहां से ओवरऑल उसकी सेविंग कितनी हो गई, 6 में से 5 1, 9 में से 7 2 और 8 में से 5 3, तो 321। अब 321 है तो 300 से 321 हो गई, 21 रुपए बढ़ गई। किस पे बढ़ी, 21 रुपए, 300 पे। तो 21 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, 21 300 का कितना परसेंट है, तो 3 7 21, तो 7% है। कितना परसेंट भाई, 7% उसकी सेविंग बढ़ गई है, बहुत बढ़ गया। 7% इज द आंसर, 7% इज द आंसर। बहुत अच्छे भाई, चीजें समझ में आ रही है ना, क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है, अब डायरेक्ट 9th पे आ जाइए। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है भाई एक बैट्समैन है, उसने क्या किया अभी 110 रन बनाए। 110 रन में 3 तो बाउंड्री इंक्लूड है और 8 सिक्सेस इंक्लूड है। बाउंड्री समझते हो 4 रन वाली, जिससे हमें 4 रन मिलेंगे, 6 का मीनिंग 6 रन मिलेंगे। तो 3 तो चौके लगाए, 8 छक्के लगाए भाई। तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। तो उसने जो दौड़कर रन लिए
तो उसकी परसेंटेज बतानी है, उसने कितना % रन दौड़कर बनाएंगे आपको बताना। तो पहले आप एक बात सोचो, उसने जो 4 लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, 3, तो कितने, 3 × 4, 4 × 12 रन तो उससे बना दिए। दौड़ मतलब कि 4 चौके जो लगाए, चौके लगाए भाई 3, तो 4 × 12, 8 उसने छक्के लगाए, 8 × 6, 8 × 6 48, तो टोटल कितना हुआ, 60 रन उसने इससे बना दिए। टोटल रन कितने हुए, 60 रन उसने बना दिए ऐसे। लेकिन टोटल रन कितने बनाए थे, 110, तो 110 में से 60 तो ऐसे हो गए। तो रन दौड़कर जो रन लिए वो कितने लिए भाई, दौड़कर जो रन लिए 110 में से 60 हटा दो तो बचे कितने भाई, 50 रन उसने कैसे बनाए, दौड़कर बनाए। तो इसकी परसेंटेज पूछिए, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दो, 50 अपॉन में कितना, 110 × 100, इसके 0 से ये 0, तो 500 बटे कितना भाई, 11, 11 से 11 चौक 44, 11 60 हो गए, 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55, और ये तो 45 5/11% उसने जो रन बनाए हैं वो दौड़कर बनाए हैं। क्या ये बातें समझ में आती हैं? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ समझिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए जरा। हाँ, अब उसने कहा न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%। भाई उसने कहा न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दिया गया और डिनोमिनेटर को 5% कम कर दिया गया, तो तब फ्रैक्शन बन जाता है, जो भिन्न बन जाती है वो 5/2 हो जाती है। तो आपको बताना है वास्तविक भिन्न क्या थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ये आपको बताना है। तो भाई एक काम करो, मान लो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ओरिजिनल जो भिन्न थी वो x/y थी। वो क्या थी भाई, x/y, ये हमारी क्या थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन था x/y का। ठीक है ना, x/y ये हमारा क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन था। ठीक है, अब उसने कहा न्यूमरेटर को बढ़ा दिया 20%। 20% बढ़ाने का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका 120%, आप डायरेक्ट लिख दो भाई, इसका 120%। और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया भाई, 5% कम कर दिया। 5% कम कर देने का मीनिंग क्या है, 95%, इसका 95%। अब ऐसा करने पर जो हमारी जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो कितना हो जाता है भाई, वो हो जाता है हमारा 5/2। वो कितना हो जाता है, 5/2। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, क्लियर है। 5 से ये कितनी बार, 5 से ये 24 बार, 24 पंजे 120 होता है ना, 5 से ये 19 बार। तो यदि मैं x/y निकालता हूं तो वो कितना आता है भाई, 5/2, और ये 19 ऊपर चला जाएगा और नीचे 24 आ जाएगा। 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48, तो भिन्न जो आएगी वो 95/48 आएगी। राइट आंसर इज 95/48। क्लियर है, क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिए। मैं देखो उसने क्या कहा था, न्यूमरेटर को 20% बढ़ाया। 20% बढ़ने का मीनिंग कोई भी चीज 20% बढ़ेगी तो वो उसका 120% हो जाएगा ना। तो x का 120% अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका 5% डिक्रीज किया। 5% डिक्रीज इट मींस 95%। तो y का 95% इक्वल टू जो फ्रैक्शन है 5/2, तो वहां से x/y आपको फाइंड करने था। क्लियर था भाई, ये तो चीजें समझ में आती है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज को देखिए जरा क्या है। इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। हिंदी में जो पास होने वाले हैं वो 60% है। हिंदी में जो पास है
वो कितने भाई 60% पास हैं किसमें, हिंदी में। हिंदी में पास होने वाले कितने हैं 60%, एंड 45% पास इन संस्कृत। संस्कृत में पास होने वाले कितने हैं भाई 45% पास हैं संस्कृत में। ठीक है, उसने कहा इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ द सब्जेक्ट, लेकिन 25% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। इट मीन्स हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में जो पास है वो कितने हैं, वो है 25%। तो आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। ऐसे कितने हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं, इट मींस फेल हो गए हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो ऐसे कितने हैं ये आपको बताना है, दोनों सब्जेक्ट में असफल विद्यार्थियों की परसेंटेज आपको बताना है। देखो आप हमेशा इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वेन डायग्राम कैसे बनाना है, देखो यहां पर पहले ये चीज देखो कि हमें जो कॉमन दिया है, दोनों वाला जो दिया है वो क्या चीज है, हिंदी और संस्कृत दोनों में पास वाले। तो ये हिंदी ये संस्कृत दोनों में पास है भाई 25%। ये वो स्टूडेंट है जो हिंदी एंड संस्कृत दोनों में बोथ में क्या है पास है। अब हिंदी में पास वाले टोटल कितने हैं भाई 60% पास है। तो 60 में से 25 तो ऐसे भी है ना भाई, हिंदी में पास हुए थे 60%, लेकिन 25% ऐसे भी है जो संस्कृत में भी पास है। तो 60 में से 25 हटा दो, तो 60 में से 25 हटाएंगे तो कितना आ जाता है भाई, यहां से आ जाता है 35%। तो 35 ऐसे हैं, 35% ऐसे हैं जो केवल ओनली हिंदी में पास हैं, ओनली हिंदी में पास हैं, तो वो 35% है। अब रही बात संस्कृत की, संस्कृत में पास होने वाले 45% है, 45 में से 25 हिंदी में भी पास हैं, तो बचा कितना भाई 20% ऐसे होंगे जो केवल ओनली संस्कृत में पास है, ओनली संस्कृत में पास है। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या, जो दोनों में ही लुढ़क गए, इट मींस दोनों में ही फेल है, वो ऐसे पूछे दोनों में ही असफल है। तो यहां से यदि आप इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो वो किसकी परसेंटेज होगी, जो कम से कम एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या होंगे पास, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उतना परसेंट आ जाएंगे। तो ये वो स्टूडेंट होंगे। तो 35 प्लस 25 और प्लस 20, तो यहां से आप देखिए 35 प्लस 20 इट मीन 60, 60 प्लस 20 इट मीन 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या है पास है। 80% ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, और इसका मीनिंग कम से कम एक में पास है। तो दोनों में जो गायब हैं वो कितने होंगे, 100 में से इसको हटा दो तो 100 माइनस 80 इट मींस कितना भाई 20% ऐसे हैं जो दोनों में ही असफल रहे। तो राइट आंसर इज 20% इज द राइट आंसर। ठीक है, पक्का डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना, इतनी बात तो समझ में आती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए भाई, क्या कहता है इसको देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहा इसने, 12 में कहा इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 70% इंग्लिश में पास हुए, 80% मैथ में पास हुए, 10% ऐसे थे जो दोनों में ही गायब हैं, इट मींस दोनों में फेल हो गए। और इसने कहा 144 कैंडिडेट ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए पास हुए। तो हमें क्या करना है, आपसे पूछा टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए यदि हम पहले ये निकालें कि ऐसे कितने जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास है, यदि हम ये फाइंड कर लें तो बात बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इंग्लिश एक तो सब्जेक्ट है भाई इंग्लिश, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है भाई मैथ।
यही है ना, ऐसे देखो इन चीजों को। इसमें देखो भाई पास वाले कितने हैं, इंग्लिश में पास है भाई 70% और मैथ में 80%, इसमें 70%, मैथ में 80%। अब यदि मैं फेल वाली बात करूं तो इंग्लिश में फेल होंगे 30%, आप यही कहेंगे ना, और मैथ में होंगे 20%। अब लेकिन हमें तो ये भी कहा ना जो दोनों में ही गायब है, दोनों में ही लुढ़क गए, दोनों में ही फेल हो गए, वो कितने हैं भाई 10%। तो दोनों वाला कॉमन चीज देखा करो, टारगेट किसे किया करना है, जो दोनों में कॉमन है। और दोनों में कॉमन वाली चीज क्या थी, उसने कहा था 10% ऐसे हैं जो दोनों में ही असफल रहे, दोनों में ही फेल हो गए। वो कौन कौन भी, 10%, इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल है भी, तो 10% ये रहे। इसीलिए हमने क्या निकाला, फेल वाली परसेंटेज निकाली, क्योंकि ये जो कंबाइन करके दी है वो फेल वाली दी है। तो एक बात बताओ, इंग्लिश में फेल वाले कितने थे, 30 में से 10% ऐसे भी होंगे जो मैथ में भी थे, तो इसका मीनिंग केवल इंग्लिश ओनली इंग्लिश में जो फेल वाले हैं वो 20% है। अब रही बात मैथ की, मैथ में फेल होने वाले 20 थे, 20 में से 10 ऐसे भी थे जो इंग्लिश में भी हो गए, तो बचे कितने, 10%। तो 10% ऐसे थे जो केवल मैथ में फेल हुए। अब यदि मैं इनको ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा भाई, 20 + 10 + 10, तो इसका मीनिंग ये हो गया भाई 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या हो गए, फेल, चाहे वो इंग्लिश में फेल है या मैथ्स में है या दोनों में है, लेकिन कम से कम एक में फेल जरूर है। वो कितने भाई, 40% हो गए, 40% ऐसे आ गए। अब रही बात, तो इसका मीनिंग जो दोनों में पास हुए वो कितने परसेंट है, जो बोथ में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास है, वो कितने हो गए भाई, 60% ऐसे हो गए जो दोनों में पास होंगे। भाई 40 ऐसे हैं जो कम से कम एक में फेल हैं, तो 60% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, और वहां जो दोनों में पास हुए वो कितना परसेंट बता, वो कितने बच्चे हैं भाई, 144। तो 60% 144 के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, आपको तो टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, तो 100% आपको निकालना है। तो 100% किसके बराबर होगा, 144 इंटू 60, सॉरी इंटू 100 अपॉन में कितना भाई, 60। ठीक है ना। अभी 6 से 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 240 स्टूडेंट टोटल हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 240 टोटल स्टूडेंट है। ये बात बताओ भाई, 240 क्या है, टोटल स्टूडेंट है। हाँ भाई, किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को भी, हाँ किसी को भी डाउट है तो बताइए, फटाफट बताइए, किसी को भी डाउट है तो। चीजें क्लियर है। हाँ देखो, आपको कुछ नहीं करना था, मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही, हमेशा टारगेट उस पर कीजिए जिसका आपको कंबाइन करके पता है। इस क्वेश्चन में हमें जो कंबाइन पता था, ये पता था कि 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, तो हमें टारगेट क्या करना है कि हमें दोनों की फेल वाली परसेंटेज निकाल लेना है, क्योंकि 10% दोनों में फेल थे, हमने पास वाले दिया था, तो फेल वाले खुद निकाले। 30% इसमें फेल है भाई इंग्लिश में, 20% किसमें, मैथ्स में फेल है, तो 30% इंग्लिश में फेल है। तो इंग्लिश में 30% है, तो 30 में से 10 ऐसे हो गए जो मैथ में भी थे, तो बचा कितना, 20। अब मैथ में फेल होने वाले कितने थे, 20 थे, 20 में से 10 ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में भी है साथ में, तो इसका मीनिंग बचे कितने, 10। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने, 20, 10 और 10, इसका मीनिंग 40%। 40% ऐसे हैं जो कम से कम एक में है, दो में भी है लेकिन कम से कम एक में तो है ही है। तो दोनों में पास होने वाले कितने रह गए, 40। 100 में से 40 हटाओ तो 60% ऐसे हैं जो दोनों में पास है। और जब 60% दोनों में पास है और वहां जो पास वाले हैं वो कितने हैं भाई, 144, तो 60% किसके बराबर है, 144 के। और जब 60% 144 के है तो 100% किसके बराबर होगा, 240। तो राइट आंसर इज 240। समझ में आया। चलिए भाई, आपको किसी को डाउट तो नहीं है अब। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, चलिए भाई बेटा कमलेश, जहां डाउट है भाई,
जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो इससे पहले 7 लेक्चर और हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बाकी सारे लेक्चर आपको वहां मिल जाएंगे, तो आप सीक्वेंस सारे देख लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कमलेश, जहां आपको डाउट है तो आप डाउट जो ग्रुप है उसमें आप अपना भेज देना, तो मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। बेटा आप अपना जो भी डाउट है आपको आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो भाई फटाफट। देखो इसने कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 52% हिंदी में फेल है, 42% इन इंग्लिश और 17% दोनों में। अब तो देखो जो कॉमन वाला है वो 17% वो किसका है, फेल वाला है, और जो हमें परसेंटेज दी है वो भी फेल वाली दी है, तो हमारे लिए आसान हो गया ना। तो दोनों में पास वाले क्या है, पास की परसेंटेज क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए वो कितने हैं। तो डायरेक्ट ही बना दो भाई फटाफट, यही बनाओ, कुछ नहीं करना आपको। ये देखो इसने कहा हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। अब दोनों में देखो, दोनों में जो फेल है वो 17% है, दोनों में फेल वाले कितने हैं, 17। अब रही बात हिंदी में फेल वाले थे भाई 52, ठीक है ना। हिंदी में फेल वाले कितने थे, 52 है। तो अब यहां से यदि आप माइनस कर देंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 35% ऐसे हो गए जो केवल हिंदी में फेल थे, 35% ऐसे हो गए जो केवल हिंदी में फेल थे। अब रही बात यहां से 42% इंग्लिश में फेल है, 42% इंग्लिश में फेल है। तो अब यहां पर देखो 25% ऐसे हो गए, 25% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, 25% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। ये बात समझ में आती है ना, पक्का। अब यहां से हमें बताना क्या है कि ऐसे कितने हैं जो दोनों में पास है, ये बताना है। तो कहीं ना कहीं ये देखो 35 25 कितना हो गया अभी, 35 और 25 60 और 17 77 77% ऐसे हैं, 77% ऐसे हैं जो कम से कम एक में फेल हुए हैं भाई, यही तो है ना, क्योंकि फेल वालों की दी हुई थी भाई। 35% 35 ऐसे हैं जो केवल हिंदी में है, 17 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है, 25 ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश में फेल है। तो इसका मीनिंग कम से कम एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो टोटल कितने हुए, 77% ऐसे हो गए। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग हमारे पास बचे 23%। तो इसका मीनिंग ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में पास हैं वो कितना है भाई, 23% ऐसे हैं जो दोनों में पास है। ये बात बताओ भाई, क्लियर है। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा फिर से समझिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने आ रहा है भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, उसने कहा इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के ग्रुप में उसने कहा 70% स्पीक्स इंग्लिश, भाई 70% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 65% ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 27% ऐसे हैं जो ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश बोल पाते हैं। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोल पाते हैं, वो आपको बताना है। तो आप ये बताओ भाई, ऐसा कर लेते भाई, ये हमारे इंग्लिश और ये हमारी हिंदी। पहली चीज तो आप ये ध्यान दो कि उसने कहा 27% ऐसे हैं जो दोनों ही नहीं बोल पाते, जो दोनों नहीं बोल पाते, तो उनको ये वाला लिख लिया। क्लियर है। अब एक बात बताना भाई, जो इंग्लिश बोलने वाले 70% हैं तो ना बोलने वाले कितने होंगे भाई, 30। ना बोलने वाले कितने होंगे, 30। तो 30 में से 3, तो 30 में से 27 यहां आ गए, तो 3 ये आ गए, तो 30 हो गए पूरे। क्लियर है, हो गया ना 30। बात समझ में आती है ना, 30 कैसे आया भाई, 70% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो ना बोलने वाले कितने होंगे, ना बोलने वाले होंगे कितने भाई, 30। और 30 में से अब देखो 30 में से 27% ऐसे हैं जो हिंदी भी नहीं बोल पाते, दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे। अब रही बात, इधर आ जाओ भाई, इधर यदि हम देखें तो हिंदी बोलने वाले हैं 65%, तो ना बोलने वाले 35%, और 35 में से 27 ऐसे हैं जो इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो इसका मीनिंग 7 में 8% ऐसे हैं जो इंग्लिश केवल हिंदी नहीं बोल पाते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं जो कि कम से कम एक, दोनों में से एक लैंग्वेज नहीं बोल पाते, कम से कम एक लैंग्वेज नहीं बोल पाते।
और दोनों ही नहीं बोल पाते वो चीज निकालें। तो कितना आ गया 32 और ये कितना हो गया, सिंपल सी बात है, कितना हो गया 38, 38। तो 38% ऐसे हैं जो कम से कम एक या दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। तो इसका मीनिंग बाकी जो होंगे वो सब क्या होंगे कि दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। उसने पूछा ना कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, तो 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस करेंगे तो 62% ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज क्या होंगे, बोल पाएंगे। तो दोनों ही लैंग्वेज क्या है, बोल पाते हैं, वो कितने भाई 62% है। बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, है ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है। और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ये जरूर बता दें कि टॉपिक क्या आप पढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिए, क्योंकि अभी आपके मिक्सचर एलिगेशन और आपका एवरेज भी बचा है, मिक्सचर एलिगेशन भी बचा है, तो कई सारे अभी टॉपिक हैं जो हम करा सकते हैं। तो ठीक है, हाँ तो देखते जाइए बेटा, हाँ चीजें समझते जाना। बेटा जो सागर, आप इससे पहले की 7 वीडियो हैं इसी टॉपिक की, तो आप क्या कीजिए, एक बार वो सारी वीडियो भी एक बार देख लेंगे तो मैं मानता हूं फिर सारा परसेंटेज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ कह रहे हैं भी ट्रिग्नोमेट्री करा दूं, पहले अर्थमेटिक में से बता दो बेटा, हाँ पहले अर्थमेटिक में से बता दो, फिर मैं एडवांस की तरफ जाऊंगा। कुछ कह रहे हैं भाई मेंसुरेशन करा दूं, चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन कर ले पहले, फिर आप फटाफट बस मुझे, हाँ ठीक है, रीजनिंग भी फटाफट करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग भी फटाफट, मैं मोस्टली तो बहुत सारी रीजनिंग मैंने कंप्लीट करा दी है। आप यदि वीडियो देखेंगे तो जितनी भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे टॉपिक मैं करा चुका हूं, तो आप वहां पर देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं। जो नहीं हुए हैं तो उसको मैं करा ही रहा हूं, पेपर सेट भी करा रहा हूं, तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हाँ भाई प्रॉफिट लॉस हो चुका है सागर, प्रॉफिट लॉस हो चुका है। देखिए इसने क्या कहा, in a school 40% of the student play football, 50% play cricket and 18% student neither play football nor cricket, तो percentage of student play both, दोनों सब्जेक्ट खेलने वाले, दोनों गेम खेलने वाले, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है भाई, उसने कहा कि खेलने वालों का दिया भाई 40% ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 50% ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। भाई ऐसे बना लो फटाफट, ये फुटबॉल का है हमारा और ये क्रिकेट का है। और इसने कहा दोनों ही गेम ना खेलने वाले, ना तो फुटबॉल ना क्रिकेट, वो है 18। तो हम एक काम करेंगे ना, फुटबॉल खेलने वाले हैं 40, ना खेलने वाले 60, 60 में से 18 यहां आ चुके हैं, तो कितने बचे भाई 42, 42%। 42% ऐसे होंगे जो फुटबॉल नहीं, केवल फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट ना खेलने वाले कितने, 50, 50 में से 18 ये आ गए, तो इसका मीनिंग 32% ऐसे होंगे जो क्रिकेट नहीं खेलते। तो सबको ऐड कर लो भी, इनको यदि मैं ऐड करता हूं तो यहां से कितना आ गया भाई, ये 50 आ गया, ये 48 आ गया, तो 92 आ गया। तो 92% ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम नहीं खेलते। तो भले एक या दो गेम नहीं खेलते हैं भाई, कुछ तो ऐसे हैं जो एक नहीं खेलते, कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही गेम नहीं खेलते। तो इसका मीनिंग दोनों गेम खेलने वाले कितने रह गए भाई, 8% ऐसे रह गए जो दोनों ही गेम खेल रहे हैं। तो आंसर 8% इज द आंसर भाई, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ क्लियर है, पक्का। तो भाई ये आज का ये था हमारा परसेंटेज का। तो भाई अब एक बार पहले ये सारे टॉपिक ओवर हो जाने दो, फिर मेरा टारगेट क्या है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है और टफ लेवल इनके 30 सुपर 30 जैसे क्वेश्चन होते हैं ना टॉप लेवल के, वो सारे क्वेश्चन में फिर उनकी सीरीज में शुरू कर दूंगा हर टॉपिक से, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।